आज अपन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों। ये 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 2 वर्गों के अंदर एक तो है ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। ऑर्डिनरी का अर्थ होता है साधारण क्रिया, साधारण क्रियाएं, और लेक्सिकल वर्ब का अर्थ होता है शाब्दिक क्रिया, शाब्दिक क्रिया। और शाब्दिक क्रियाएं वो क्रिया होती है जिनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में भी विभाजित किया जाता है। उनको अपन साधारण क्रियाएं या शाब्दिक क्रियाएं कहते हैं। और क्रिया का दूसरा वर्ग है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ होता है रूपात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? रूपात्मक क्रिया। और रूपात्मक क्रियाओं को अपन 3 भागों में, जैसे प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल या सेमी मॉडल। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और 2 नंबर पर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी। और टोटल ऑक्सिलरी वर्ब होती है 24। कितनी होती है? 24। 24 में से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है 11, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है 10 और सेमी मॉडल होती है 3। तो अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब की 3 फॉर्म होती है, बी, डू और हैव। बी के फिर विभाजन है इज का अर्थ होता है एक वचन के साथ, आर का अर्थ होता है बहुवचन के साथ, एम का अर्थ होता है हूँ, आई के साथ वाज का अर्थ होता है था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का अर्थ होता है थे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसी प्रकार इन दोनों का अर्थ प्रयोग भी एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है और पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। और हैव के हैज, हैव और हैड, ये इनके 3 रूप है। हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव और पास्ट टेंस के अंदर हैड। ये तो हुई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। और सेकंड नंबर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब के साथ जुड़कर सेंटेंस को, मूड को बताती है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू। टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 10। और फिर होती है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको 3 भागों में यूज्ड, नीड और डेयर। अब मॉडल की डेफिनेशन यानी मॉडल होती क्या है? मॉडल का मेन रूप है मूड। मूड का अर्थ होता है भाव। जैसे मॉडल इज ए वर्ब, मॉडल एक क्रिया है दैट जो कॉम्बाइंस विद अनदर वर्ब। कॉम्बाइंस का अर्थ होता है संयोजन या जुड़ना, दूसरी वर्ब, दूसरी क्रिया के साथ जुड़कर, टू इंडिकेट मूड ऑफ टेंस। मूड ऑफ टेंस का अर्थ होता है टेंस के भाव को इंडिकेट या सूचित करती है। यानी मॉडल इज ए वर्ब दैट कॉम्बाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड ऑफ टेंस। यानी मॉडल एक क्रिया है जो दूसरी लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के साथ जुड़कर एक टेंस के भाव को इंडिकेट करती है, यानी मूड को इंडिकेट करती है। और मॉडल आल्सो नाउन एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल को अपन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं, जो एक्सप्रेस का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जैसे एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता या क्षमता। परमिशन, परमिशन का अर्थ होता है अनुमति, अनुमति योग्यता का भाव, कैपेसिटी क्षमता का भाव, परमिशन अनुमति का भाव, प्रोबेबिलिटी संभाव्यता, संभाव्यता का भाव, ऑब्लिगेशन बाध्यता का भाव, कमांड आदेश का भाव, रिक्वेस्ट निवेदन का भाव, पॉसिबिलिटी संभावना, एंड सर्टेनिटी निश्चितता, निश्चितता का भाव। तो इस प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस के मूड, भाव को अभिव्यक्त करती है और ये ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के साथ जुड़कर एक सेंटेंस को, भाव को अभिव्यक्त करती है। और एग्जाम में भी हम
फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर मॉडल को सेंटेंस का भाव देकर करेक्ट यूज करते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। इनको अपन रिक्त स्थान में उसी अनुसार प्रयोग करते हैं जिस प्रकार सेंटेंस का भाव होता है, यानी सेंटेंस के मूड को देखकर अपन कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड में मस्ट, माइट का प्रयोग करते हैं। तो अपन को मुख्य रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 भागों में विभाजित कीजिए, जिनको अच्छी तरह से समझा गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में या डायरी में लिख सकते हैं। मॉडल्स पढ़ते समय अपन इनकी मुख्यतः 5 विशेषताओं की जानकारी हमें होनी चाहिए, यानी मॉडल में कौन कौन सी एरर्स या कौन कौन सी गलतियां अपन करते हैं। जैसे पहला नियम है कि मॉडल्स पर सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, कैन है तो कैन ही आएगा, कुड है तो कुड ही आएगा। नंबर चाहे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे आई है, वी है, यू है, कुछ भी है, या जेंडर चाहे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इनका जेंडर मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला रूल है कि मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, यानी मॉडल को हमेशा मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो साधारण क्रियाएं होती है उनके पहले प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है कि मॉडल के बाद नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है, जैसे कैन के साथ नोट लगाने से कैनॉट, कुड के साथ नोट लगाने से कुड नॉट, तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इसी प्रकार अगर वाक्य के शुरू में अपन मॉडल लगाते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। पांचवा नियम और अंतिम नियम है कि मॉडल के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो मॉडल के तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, न कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी इन 5 विशेषताओं के अलावा भी मॉडल में कई बार गलतियां कर देते हैं कि मॉडल के साथ मॉडल और मेन वर्ब के बीच में टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और मॉडल की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी है कि 2 मॉडल को अपन एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। अब अपन मॉडल को 1 बाय 1 सीखते हैं कि किस स्थान पर कैन का प्रयोग होगा और किस स्थान पर कुड का प्रयोग होगा। और कैन और कुड का प्रयोग करते समय अपन को मुख्यतः निम्न शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, भावों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा भाव होने पर कैन का प्रयोग होता है और कौन सा भाव होने पर कुड का प्रयोग होता है। तो जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, पावर का अर्थ होता है ताकत, स्किल का अर्थ होता है कौशल, जनरल पॉसिबिलिटी यानी आम संभावना होने पर, या परमिशन लेस या फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल या इनफॉर्मल परमिशन होने पर अपन कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई गिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें आपकी एबिलिटी यानी आपकी क्षमता को पहचाना जाता है, इसलिए यह आएगा कैन। दूसरा सेंटेंस है यू लर्न मैथ्स, तुम गणित सीख सकते हो, तो यह आपकी कैपेसिटी आपकी क्षमता जानी जाती है, इसलिए यह आएगा कैन, यू कैन लर्न मैथ्स। अगला सेंटेंस है ही रिपेयर अ वॉच, इसमें आपकी कौशल यानी स्किल की जानकारी पूछी जाती है, यह स्किल का भाव आ रहा है, इसीलिए यह आएगा कैन, ही कैन रिपेयर ए वॉच। अगला वाक्य है कि वी लर्न बाय मिस्टेक, यह आम संभावना होती है कि व्यक्ति गलती के द्वारा यानी हम गलती के द्वारा सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, अगला वाक्य है कि आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र क्या मैं तुम्हारा पेन काम में ले सकता हूं, तो यह कैन का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, इसलिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यह है होगी परमिशन यानी फॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मलेस परमिशन के लिए अपन को कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट इफ के साथ, इफ से अगर वाक्य शुरू है, इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है तो अपन को कैन का प्रयोग करना है। और कंडीशनल सेंटेंस की है सबसे पहले इफ से वाक्य शुरू होता है, इफ के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे यस का प्रयोग है तो अपन को अगले सेंटेंस में कैन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार अब कुड है, कैन की जितनी भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, जनरल पॉसिबिलिटी, परमिशन के वाक्य हैं और अगर इन्हीं वाक्यों के अंदर कोई पास्ट सूचक कोई शब्द है तो अपन को कुड का प्रयोग करना है। जैसे ये है आई लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, जब मैं 20 वर्ष का था, तो ये
वो बक्सा उठा सकता था, तब यह कैन का प्रयोग न होकर कुड का प्रयोग होता है। क्योंकि अगर सेंटेंस में एबिलिटी का भाव है, कैपेसिटी का भाव है, पावर का भाव है, स्किल का भाव है, या जनरल पॉसिबिलिटी का भाव है, या इनफॉर्मल परमिशन का भाव है, तो अपन को कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य के अंदर कोई पास्ट सूचक शब्द वाज, वर या सेकंड फॉर्म है, तो अपन का कैन का प्रयोग नहीं करके पास्ट का प्रयोग करना। जैसे यह वाक्य है कि इफ कंडीशनल सेंटेंस में अगर यह सेकंड फॉर्म है, तो अपन को यह कुड का प्रयोग करना। या पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है विनम्र प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना। जैसे ही स्विम व्हेन ही वाज यंग, तो ही स्विम, अगर ये केवल ये है तो अपन को कैन का प्रयोग करना है। लेकिन व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग, तो यहाँ आएगा कुड। अगला वाक्य आई स्पीक इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन इसके साथ व्हेन आई वाज 20 years old, जब मैं 20 वर्ष का था तब अंग्रेजी सीख सकता था, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 20 years old। अगला सेंटेंस है यू हेल्प मी प्लीज, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए यह आएगा कुड, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अगला है यू लैंड मी 100 rupees, तो यहाँ भी आएगा कुड। अगला वाक्य है दे प्ले मोर दोज डेज, अगर यही वाक्य यहाँ दीज डेज होता तो यहाँ था कैन, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ दे प्ले मोर दोज डेज, तो यह आएगा दे कुड प्ले मोर दोज डेज। यानी पास्ट सूचक शब्द या पोलाइट रिक्वेस्ट वाक्य के अंत में अगर प्लीज है तो वह कुड का प्रयोग किया जाता है, और नहीं तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल में आपको कैन का प्रयोग करना है। और कैन और कुड केवल टेंस, पास्ट टेंस में है तो कुड का प्रयोग, और प्रेजेंट टेंस में अगर ये भाव है तो कैन का प्रयोग करना।